आज हम कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारे पास जो चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। सबसे पहले वो हम स्पष्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इस द्विघात समीकरण में यदि हम देखें इस समीकरण का व्युत्कर, ठीक है, तो जो समीकरण का व्युत्कर होता है d, ये होता है b² - 4ac। अब इसके अंतर्गत हमारे पास तीन प्रतिबंध होते हैं। पहला जो होता है b² - 4ac, जो समीकरण का व्युत्कर है इसका मान 0 से बड़ा हो। ठीक है, यदि व्युत्कर 0 से बड़ा होता है अर्थात धनात्मक मान प्राप्त होता है तो इस स्थिति में कहते हैं कि जो समीकरण है, जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक हैं, मूल वास्तविक है और भिन्न है। भिन्न मतलब अलग अलग हैं। फिर दूसरा प्रतिबंध होता है हमारे पास b² - 4ac 0 के बराबर है। इस स्थिति में भी समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं और वास्तविक होने के साथ साथ वो बराबर भी होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रतिबंध होता है हमारे पास यदि जो व्युत्कर है b² - 4ac ये जो है 0 से छोटा हो जाए, ठीक है, तब जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रतिबंध हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है गुणनखंड विधि से जो समीकरण दिया गया है इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास जो समीकरण है 6x² - x - 2 = 0। सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या इनका कोई सार्वगुणनखंड है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। इस स्थिति में हम मध्य पद को दो भागों में बांट लेंगे। अब मध्य पद को दो भागों में बांटने के लिए हम x² का गुणांक अर्थात 6 और अचर राशि मतलब 2, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। किसका? x² का गुणांक और अचर राशि का। तो यहाँ 6 और 2 इनका आपस में हम गुणा करें तो ये 6 दूनी 12 होता है। यदि हम 12 का गुणनखंड देखें तो 12 × 1 6 × 2 है ना, 6 दूनी 12 और 3 × 4 अर्थात 4 तिया 12, ये इतने गुणनखंड हैं। इन गुणनखंडों में से हम ऐसा गुणनखंड देखेंगे जिनको हम घटाएं तो कितना मिलना चाहिए? मध्य पद का गुणांक मिलना चाहिए। मध्य पद x है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे अर्थात 1 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इन सभी गुणनखंडों में से 4 में यदि हम 3 घटाते हैं तो हमें 1 मिलता है। ये 1 मिल रहा है, लेकिन 1 का चिन्ह यहाँ ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह चाहिए। तो हम इनके चिन्हों को बदलना पड़ेगा। बड़ी संख्या 4 को ऋणात्मक रखना पड़ेगा और छोटी संख्या 3 को धनात्मक। अलग अलग चिन्ह घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक मतलब -4 - 3 -1 होगा। अब चूंकि इसके साथ x है तो यहाँ x लगाएंगे हम। तो इस प्रकार -x के बदले हमें मिलेगा -4x - 3x। तो इसको हटाकर अब ये मान हम प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x² - 1x के स्थान पर हम लिखेंगे अब -4x - 3x और ये -2 = 0। अब हम देखते हैं 2 का जोड़ा बना लेते हैं और गुणनखंड देखेंगे। तो ये 6 है, 6 मतलब 2 तिया 6 होता है और 4 है मतलब 2 दूनी 4 होता है। तो हम देख रहे हैं दोनों का सार्वगुणनखंड 2 है। साथ ही यहाँ x² है, यहाँ x है मतलब x का न्यूनतम घात 1 हम बाहर कर सकते हैं। तो अब यहाँ 6 में से 2 गुणनखंड से निकल गया तो गुणनखंड में क्या बचा? 3 और x² का गुणनखंड x × x होगा तो उसमें से 1 घात निकला है तो 1 घात x बचेगा माइनस यहाँ 4 में से 1 2 निकल चुका है 2 बच जाएगा और x तो कॉमन आई निकल गया ही है तो केवल 2 ही बचेगा। यहाँ धन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ कोई सार्वगुणनखंड नहीं है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब हम घनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं दोनों इस जगह पर। तो ये हमें क्या मिलता है? 3x - 2 3x - 2। तो 3x - 2 घनिष्ठ निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास, ये चला गया बाहर तो ये बचा 2x। धन यहाँ पर गुणांक हम गुणनखंड क्या मानेंगे हम? 1। ठीक है, बराबर 0। आगे इतना करने के बाद हम गुणनखंड निकल गया। अब हम इनको अलग अलग 0 मानेंगे। तो यदि
3x ऋण 2 बराबर 0 है। ठीक है, पहला गुणनखंड यदि शून्य मानते हैं तो 3x बराबर ऋण 2 का पक्षांतर धन 2 होगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 3 का पक्षांतर करेंगे तो 2/3 गुणा में है भाग में चला जाएगा। ये x का पहला मान प्राप्त हो रहा है। और यदि हम दूसरा गुणनखंड 0 मानते हैं तो 2x धन 1 बराबर 0 लिखेंगे तो 2x बराबर ऋण 1 का धन 1 का पक्षांतर -1, तो x बराबर मिलेगा -1 गुणा 2 का बटे 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो समीकरण के मूल प्राप्त हो रहे हैं, या मूल भी कह सकते हैं, इसको हल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो x का मान प्राप्त हो रहा है वही समीकरण का मूल या समीकरण का हल होता है, जो कि 2/3 है और -1/2 है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है, जांच कीजिए कि क्या जो समीकरण दिया गया है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। चर की घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चर मतलब x, y, z, है ना, इनसे हम चर को दर्शाते हैं, जो कि गणितीय संक्रिया में इनका मान मालूम नहीं होता है या अज्ञात राशि कहते हैं। तो इनकी घात यदि 2 है तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ x है चर, तो इसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो 2 तो यहाँ पर है, फिर भी हम इसको हल करके देखते हैं। तो ये होगा x² - 2x बराबर -2 3 - x। इसको हम पहले सरल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x² - 2x बराबर -2 का 3 के साथ गुणा, -3 दूनी 6, माइनस प्लस 2 और x का गुणा 2x। पक्षांतर करेंगे तो x² - 2x ऋण 6 का धन 6 और 2x का -2x। चिन्ह बदल जाएगा पक्षांतर करने पर, बराबर में पूरा राशि इधर पक्षांतर हो गया तो 0 बचेगा। अब हम देखते हैं यहाँ x² आ रहा है और कहीं x² नहीं है, तो ज्यों कहते हैं एक बार लिखेंगे। -2x दोनों से जाती है, दोनों ऋणात्मक है, जुड़ जाएंगे। 2 और 2 4x और ये धन 6। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। सरल करने के बाद भी घात 2 है चर की, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, चूँकि चर की घात 2 है, ये अधिकतम घात है ना, यहाँ चर की घात 1 भी है, लेकिन हम अधिकतम घात को देखते हैं, जिसको हम समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है, तो चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये जो समीकरण दिया गया है वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो दिया गया था वो हमारा द्विघात समीकरण है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमने व्युत्क्रम का फार्मूला पढ़े थे, तो हल करते हैं इसको। हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो है 2x² - 4x धन 3 बराबर 0। सबसे पहले इस समीकरण की मानक जो समीकरण है उससे तुलना करेंगे। अब मानक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। ध्यान देंगे, बराबर 0 करेंगे तभी ये समीकरण होगा, बराबर 0 नहीं लिखेंगे तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास द्विघात समीकरण है, इससे तुलना करेंगे। तो x² का गुणांक को a कहते हैं, x² का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ a है, अर्थात हमें यहाँ पर a का मान मिलेगा 2। फिर b की तुलना करें तो b का मान x का गुणांक होता है, जो कि यहाँ -4 है, और c अर्थात अचर राशि मतलब 3। अब हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रम d का फार्मूला होता है b² - 4ac। मान रखते हैं b के स्थान पर b का मान -4 वर्ग है, ये -4 गुणा a का मान 2 रखेंगे और c का मान हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और ये ऋण 4 दूनी 8 और 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं धनात्मक है, ऋणात्मक है, अलग अलग चिन्ह है, घटाना पड़ेगा हमें। बड़ी संख्या ऋणात्मक है, 24 में अब हम 16 घटा देंगे। ठीक है, तो 24 में यदि हम 16 घटाते हैं तो ये हमें मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है समीकरण का व्युत्क्रम है। ठीक है, ध्यान दें, कभी कभी इसमें व्युत्क्रम के स्थान पर मूलों की प्रकृति पूछा जाता है। तो मूलों की प्रकृति पूछने का मतलब ये है कि मूल कैसे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ व्युत्क्रम ज्ञात करने के बाद देखेंगे कि यदि मूल 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक भिन्न है बताएंगे,
और यदि ये शून्य आ रहा है तो समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, और ये शून्य से छोटा आ रहा है वियुक्त कर, तो बताएंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देख हमारे पास ये जो गणित है इसको हल करने पर वियुक्त कर ऋणात्मक आ रहा है, मतलब ये शून्य से छोटा है। यदि मूलों की प्रकृति पूछा जाता तो हम बताते कि मूल वास्तविक नहीं है। हालांकि अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं, केवल हमें वियुक्त कर पूछा है इस गणित में। ठीक है, तो ये उत्तर होगा। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से हल करें तो 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0, 3 पद आ रहे हैं इस समीकरण में, अर्थात हमें मध्य पद को दो भागों में बांटना होगा। इसके लिए प्रोसेस वही है, x² का गुणांक और अचर पद का आपस में पहले गुणा करके देखेंगे। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अब 6 का एक गुणनखंड होता है 3 एकम 3, 6 एकम 6 और 2 तिया 6। ठीक है, अब हमें यहाँ 5 चाहिए, चूँकि अचर पद धनात्मक है, मतलब जोड़ने पर ही 5 लाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 ही ऐसे गुणनखंड हैं जिनको जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 6 में 1 घटाने पर 5 मिलता है, लेकिन इस गुणनखंड को नहीं चुनेंगे क्योंकि ये धनात्मक है। यहाँ चिन्ह यदि धनात्मक है तो जोड़ने पर ही आना चाहिए, और यदि चिन्ह ऋणात्मक आ रहा है तो घटाने पर आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे हम। तो ये है 2 और 3 को जोड़ना है, लेकिन हमें ऋण 5 लाना है, इसलिए दोनों का चिन्ह भी हमें ऋणात्मक रखना होगा, तब जाकर जुड़ेंगे और ऋण 5 आएगा। ठीक है, अब ये x है तो यहाँ दोनों के साथ हम x लगा लेंगे। अब -5x को हटाकर हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। तो ये है 2x² ऋण 5x के स्थान पर ऋण 2x और ऋण 3x, और ये धन 3 है हमारे पास बराबर 0। अब यदि हम देखें गुणनखंड 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो ये पहला जोड़ा है, इसमें दोनों जगह 2 भी है और x न्यूनतम 1 घात कामन है। अब 2 निकल गया, x में 2 घात में 1 घात निकला है बाहर, तो 1 घात बचेगा। -2 बाहर हो गया, x भी बाहर हो गया, तो 2x के गुणा में क्या है, तो गुणा में हम 1 मानकर चलते हैं। माइनस वैसे यहाँ दोनों जगह 3 कामन है। ध्यान दें यहाँ ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ ले रहे हैं तो x धनात्मक हो जाएगा, और ये 2 धन है उस ऋण निकालेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। चिन्ह भी उभयनिष्ठ लेना है हमें। ठीक है, अब 3 में से निकल गया 3, तो ये 3 गुणा 1 में 3 निकला, तो बचा क्या 1 बराबर 0। अब समान उभयनिष्ठ की बात करें हम तो ये है x ऋण 1। अब दोनों जगह से x ऋण 1 उभयनिष्ठ निकाल लेने पर ये 2x बचेगा, और ये क्या छूट गया 3 बराबर 0। अब 2 गुणनखंड 2 राशियों का गुणनफल यदि शून्य है तो ज़रूर उनमें से एक शून्य होगा या दोनों शून्य होंगे। इसलिए यदि हम एक एक करके 0 मानकर चलें तो x ऋण 1 को यदि हम 0 मानेंगे तो x बराबर ऋण 1 का पक्षांतर धन 1 होगा। और उसी प्रकार यदि हम दूसरा गुणनखंड अर्थात 2x ऋण 3 को शून्य के बराबर लेते हैं तो 2x बराबर ऋण 3 का पक्षांतर धन 3, तो x बराबर होगा 3 गुणा 2 का पक्षांतर बटे 2। तो इस प्रकार जो समीकरण के मूल प्राप्त हो रहे हैं, मूल अर्थात x के जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो है 1 और दूसरा है 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास जो अगला प्रश्न है जो कि है प्रश्न क्रमांक 5, द्विघात समीकरण 2x² धन kx धन 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, है ना, कि 2 मूल बराबर हो। तो मूल बराबर करना है मतलब हमें वियुक्त कर से ही संबंधित प्रश्न है, हमें सबसे पहले वियुक्त कर ही ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो है 2x² धन kx धन 3 बराबर 0। यदि हम इसकी मानक समीकरण से तुलना करें तो a अर्थात x का गुणांक 2 मिलेगा, b अर्थात x का गुणांक k और c अर्थात अचर पद है 3। ठीक है, तो अब वियुक्त कर ज्ञात करें तो वियुक्त कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac होता है। मान रखें यहाँ b का मान कितना है हमारे पास k, तो k का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान 3, तो ये k का वर्ग -4 दूनी 8, 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 8 तिया 24। ठीक है, ये वियुक्त कर हो गया। चूँकि हमें मूल बराबर है बोला गया है तो मूल बराबर है, प्रश्न के अनुसार मूल बराबर है, और मूल तभी बराबर होगा जब समीकरण का वियुक्त कर किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, तो हम d का मान यहाँ रखेंगे तो k² - 24 बराबर 0, तो k² बराबर -24 का पक्षांतर +24 हो जाएगा।
अब ये होगा के स्क्वायर बराबर जो हमें के का मान निकालना है तो वर्ग हटाना पड़ेगा, वर्ग तब हटेगा जब हम वर्गमूल लेंगे, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसल, के बराबर 24। यदि हम 24 का गुणनखंड याद करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, ठीक है, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। यहाँ पर 2 का एक बार जोड़ा बन रहा है तो वर्गमूल चिन्ह से एक बार 2 बाहर हो जाएगा, और इनका जोड़ा नहीं बन रहा है 2 और 3 का, तो इनका गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, ये अंदर होगा, ठीक है। तो चूंकि वर्गमूल लिए हैं तो 2 चिन्ह आएगा, धन और ऋण। तो इस प्रकार की का जो मान होगा वो धन 2 वर्गमूल 6 होगा या माइनस 2 वर्गमूल 6 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो 2 धनात्मक पूर्णांक है वो भी क्रमागत है, तो इसको हल करने के लिए हम मान लेंगे, माना 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, एक x है और x के बाद दूसरा पूर्णांक क्या होना चाहिए, x धन 1 है। अब चूँकि इनके वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग 365 है, इसलिए वर्गों का योग मतलब कौन कौन से पूर्णांक है, x और दूसरा है x धन 1, इनके वर्गों का योग करेंगे तो ये वर्ग कर दिए और इनका योग कर दिए, योग मतलब जोड़ देंगे, तो ये किसके बराबर है, 365 के बराबर है। अब हम इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर धन, ये है x धन 1 का वर्ग, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इस समीकरण से हल करें तो a का मान x है, b का मान 1 है, जहाँ x के जगह हमें a के जगह x रखना है और b की जगह 1। हल करते हैं, a का वर्ग मतलब x का वर्ग धन 2ab अर्थात 2 गुणा a गुणा b, मतलब 2 के साथ इनका गुणा करेंगे तो x से कम x और x और 2 का गुणा 2x धन b का वर्ग होगा मतलब 1 का वर्ग, 1 1 कम 1 और ये 365। हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ करके 2x स्क्वायर हो जाएगा धन 2x धन 1 पक्षांतर होगा तो माइनस 365 हो जाएगा, और पक्षांतर हो गया तो इधर कुछ नहीं तो 0 बचा। अब आगे हल करते हैं हम, 2x स्क्वायर धन 2x, यहाँ पर देखें तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे हम, बड़ी संख्या ऋणात्मक है ना, संख्यात्मक रूप से बड़ी है, इसका चिन्ह ऋण है ना। 365 में हम 1 घटाएंगे तो 364 बराबर ये हो जाएगा 0। हम देख रहे हैं 2 सभी में घनिष्ठ है, 2 निकाल लो बाहर, ये एक्स स्क्वायर धन x से कम x 2 निकल चुका है, यहाँ से गुणनखंड में 2 निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 2 4, ठीक है। तो 2 गुणा 182 बराबर 364 होता है, तो 2 हमने घनिष्ठ निकाल लिए, ठीक है। अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर धन x ऋण 182 बराबर 0/2 आ जाएगा, गुणा में है पक्षांतर बटे में होगा, 0/2 मतलब 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पद हैं, यहाँ भी मध्य पद को 2 भागों में बांटते हैं, तो यहाँ अचर पद 182 है और इसका गुणांक 1 है, तो 182 एकम 182 होगा ये, है ना। अब 182 एकम 182, इसका गुणनखंड होता है 13 गुणा 14, ठीक है। अब हम देखते हैं, चूँकि यहाँ ऋणात्मक है मतलब घटाने पर मिलना चाहिए, तो हम जानते हैं 14 में 13 घटाते हैं तो 1 आता है जो कि मध्यपद का गुणांक है। अब यहाँ x है तो दोनों के साथ हम x लगा कर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर धन 1x के बदले हम क्या लिखेंगे, 14x माइनस 13x, और बाद में क्या है हमारे पास माइनस 182 बराबर 0। ये पहला जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया, ठीक है। इसको आगे हल करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x निकाल लेंगे हम, यहाँ 2 में 1 घात बचेगा धन यहाँ पर 14, यहाँ दोनों से ऋण 13 निकाल लो, बचेगा कितना x। अब 182 का गुणनखंड होता है 13 गुणा 14, उसमें 13 निकल गया तो बचेगा कितना 14, चूँकि दोनों से ऋण घनिष्ठ निकल रहा है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, धन। अब समानुघनिष्ठ देखें तो ये हो जाएगा x धन 14 और यहाँ पर क्या बचा, x ऋण 13 बचेगा बराबर 0। अब 2 गुणनखंड का गुणनफल 0 है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई 0 है या दोनों 0 हैं, तो पहला वाला 0 मानते हैं हम, x धन 14 को 0, तो x बराबर मिलेगा धन 14 का पक्षांतर माइनस 14,
तथा दूसरी संख्या को 0 माने तो x ऋण 13 को 0 मानेंगे तो x बराबर ऋण 13 का पक्षांतर धन 13। चूँकि ये ऋणात्मक है इसलिए वो छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें जो प्रश्न में बोला गया था वो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है कि नहीं? तो धनात्मक पूर्णांक है मतलब धनात्मक कौन सा आ रहा है? 13 आ रहा है। ठीक है, तो पहला यदि संख्या 13 मानते हैं तो इसके बाद वाले क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले 13 के बाद आता क्या है? 14 आता है। ठीक है, यहाँ x का मान 13 है तो x धन 1 14 होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x धन 1 बराबर कितना? 13 धन 1 अर्थात कितना? 14। x पहली संख्या माने थे और x धन 1 दूसरी संख्या माने थे, मतलब हमारे पास संख्या है 13 और 14। तो लिख सकते हैं हम, अतः दो धनात्मक पूर्णांक हैं क्या? 13 तथा 14 हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो इसको हल करेंगे तो हम इसके लिए मानेंगे, माना एक संख्या कितनी है? x है। ठीक है, चूँकि दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 27 है, ये दिया गया है हमें, है ना। दो संख्या ज्ञात करने बोला है जिनका योग 27 है। अब एक x माने है और जोड़ने पर 27 मिलता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए? 27 माइनस x होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है? 27 माइनस x है। प्रश्न बोल रहा है इनका गुणनफल 182 है। ठीक है, तो चूँकि गुणनफल 182 है इसीलिए गुणा कर दें इनको। पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या 27 माइनस x, गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर है? ये 182 के। अब गुणा करते हैं, x और 27 का गुणा 27x माइनस प्लस का गुणा माइनस x और x का गुणा x² बराबर 182। पक्षांतर करते हुए चलते हैं हम, है ना। इनका पक्षांतर इधर करें तो ये हो जाएगा बराबर, कुछ नहीं तो 0 बचा। ये है माइनस x² का प्लस x² और 27 का माइनस 27x, और ये धनात्मक है इसका पक्षांतर हम नहीं किए हैं तो 182 की 182, या हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 27x धन 182 बराबर 0। ठीक है, अब यदि हम 182 है और एक अचरपद और x² गुणांक का गुणा करें तो 182 आएगा। हम जानते हैं गुणनखंड क्या होता है? 13 गुणा 14। ठीक है, चूँकि ये धन चिन्ह में है मतलब जोड़ने पर मिलना चाहिए, तो 13 धन 14 कितना मिलता है? 27। लेकिन हमें माइनस 27 चाहिए तो दोनों को ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, अब x है तो दोनों के साथ हम x लगा कर लिखेंगे, तो ये होगा x² माइनस 13x, और ये धन नहीं ऋण जोड़ने पर मिलना चाहिए तो माइनस 14x, और धन 182 बराबर 0। अब यहाँ हम देखें तो कॉमन है x, बचेगा कितना? x माइनस 13। यहाँ से हम ऋण 14 निकाल लेते हैं तो यहाँ x चूँकि ऋण बाहर आया है तो ऋण का क्या हो जाएगा? सॉरी, धन का ऋण, और 182 मतलब 13 गुणा 14, उसमें 14 निकला तो बचा 13 बराबर 0। सार गुणनखंड की बात करें तो ये है x ऋण 13 दोनों जगह है, बचेगा यहाँ x माइनस 14 बराबर 0। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें कॉमन निकाल लिए उभयनिष्ठ। अब इनको हम अलग अलग 0 माने तो यदि x ऋण 13 को 0 मानते हैं तो x बराबर ऋण 13 का पक्षांतर धन 13 होगा। उसी प्रकार यदि x ऋण 14 को 0 के बराबर लेते हैं तो x बराबर ऋण 14 का पक्षांतर ये होगा धन 14। मतलब पहली संख्या या तो 13 है या तो फिर 14 है। यदि हम पहली संख्या को x मानते हैं, यदि x बराबर 13, क्योंकि दोनों धनात्मक है दोनों ही लेना है हमें, है ना। वैसे भी यहाँ धनात्मक ऋणात्मक संख्या बोला नहीं था प्रश्न में, तो x बराबर यदि हम 13 मानते हैं तब हम दूसरी संख्या देखें तो ये होगा क्या? दूसरी संख्या, इसको हम माने थे 27 माइनस x, तो ये आएगा 27 माइनस 13 अर्थात कितना होगा? 14। और यदि हम x का मान कितना लेते हैं? 14, तब यदि हम दूसरी संख्या ज्ञात करें तो दूसरी संख्या जो होगी वो अभी भी 27 माइनस x है, मतलब ये है 27 माइनस, चूँकि अब 14 माने हैं तो 27 में 14 घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा हमें? 13। तो इस प्रकार यदि हम 13 मानते हैं तो 14 मिलता है, 14 मानते हैं तो 13 मिलता है। कुल मिलाकर जो संख्या है वो 13 और 14 है। ठीक है, अतः संख्याएँ 13 तथा
14 है। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारे पास अगला जो प्रश्न है ये विकल्प के लिए बहुत ही हमारे प्रश्न में पूछा गया है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर है द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो दिया था श्रीधराचार्य ने। इसको याद रखना है आप लोगों को, किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था, और इसको हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, और ये जो द्विघाती सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास द्विघाती सूत्र है, या द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करने का सूत्र है। और वियुक्तकर का सूत्र पूछा है तो वियुक्तकर d बराबर होगा b² माइनस 4ac, ये वियुक्तकर ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतने प्रश्न पढ़ते हैं हम। अब